तो कहानी के शुरू होते ही हम एक लड़की को मेज से उल्टा बंधे देखते हैं। उसके पांव बुरी तरह कांप रहे थे। वो दर्द से चिल्लाना चाह रही थी, पर उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। देखने पर पता चला कि उसके मुंह को किसी ने बेदर्दी से सी रखा था। जिस्म पे बेतहाशा बड़े बड़े जख्म थे, जिसे दो लोग सी रहे थे। इसलिए नहीं कि उसे इलाज की जरूरत थी, बल्कि ये भी उनका तड़पाने का एक तरीका था। एक उस बेचारी लड़की के जख्मों को सीता, तो दूसरा उन्हीं टांकों को काटकर बार बार उन्हीं जख्मों में सुई चुभोता, और इस तरीके से उस लड़की को बार बार दर्द दिया जाता। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें साल 1609 का वक्त दिखाया जाता है। इस वक्त हंगरी के राज पर एलिजाबेथ पेट्री का राज है, यानी एक औरत का। उसकी खूबसूरती, बहादुरी, शान और भाग्य के चर्चे पूरे राज में थे। सभी लड़कियां उसके जैसा बनना चाहती थीं। जिस किसी को भी वो अपने महल में काम करने के लिए चुनती थी, उन लड़कियों को भी बहुत भाग्य वाला माना जाता था। इसी तरह आज इस महल में आई है लेडी मार्गरेट नाम की एक लड़की, जिसे खुद एलिजाबेथ पेट्री ने अपने निजी काम के लिए चुना है। यही वजह है कि लेडी मार्गरेट खुद और उसका परिवार उसे बहुत ही भाग्य वाला मानने लगे हैं। लेडी मार्गरेट भी एक शाही खानदान से है, लेकिन पैसे के मामले में उनके हालात कुछ खास अच्छे नहीं। एलिजाबेथ की खास नौकरानी ईवा लेडी मार्गरेट को खुद उसके घर से लेने गई थी। लेडी मार्गरेट खुद महल में आने पर बहुत खुश थी, और जब उसने यहाँ देखा कि एलिजाबेथ खुद उसे स्वागत करने के लिए नीचे आई है, तब उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और इसी खुशी और उत्साह में उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उसके आसपास सब कुछ कितना अजीब है। यहाँ पर काम करने वाली हर लड़की घबराई हुई है और सभी की आंखों में डर है। अजीब सन्नाटा गूंज रहा था इस महल में, और तभी एक नौकरानी वहां से कुछ लेकर गुजरती है और गलती से उसकी टोकरी गिर जाती है, जिसके गिरने पर वो बुरी तरह घबरा गई थी। उसे तो छोड़ें, ईवा भी बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से उस नौकरानी के साथ वो सारी चीजें समेटने लगी, और ये चीजें समेटते हुए उसे किसी नुकीली चीज से चोट लग गई। खैर, यहाँ पर खुद एलिजाबेथ लेडी मार्गरेट का हाथ पकड़कर उसे महल के अंदर ले आती हैं। मार्गरेट तो अभी तक उस हैरानी से बाहर नहीं निकली थी कि जिस रानी एलिजाबेथ की उसने कहानियां सुनी थी, आज वो उसके सामने है और उसे किसी खास मेहमान की तरह मान दे रही है। हालांकि वो तो एक सचिव, एक नौकर के तौर पर यहाँ आई है। रानी एलिजाबेथ मार्गरेट को इस महल की कहानी भी सुनाती हैं, जो कि उन्हें उनके पति ने तोहफे में दिया था। रानी एलिजाबेथ की जब शादी हुई तब वो सिर्फ 11 साल की थी और बेतहाशा खूबसूरत थी, जबकि राजा हंगरी के यानी इस पूरे इलाके के सबसे बहादुर योद्धा थे, और इसी वजह से उनकी जोड़ी की मिसाल दी जाती थी। लेकिन फिर पता नहीं किसकी उनको नजर लग गई और राजा किसी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चल बसे। ये बात करते हुए रानी एलिजाबेथ काफी भावुक हो गई थीं, इसलिए ईवा मार्गरेट को उसके कमरे में ले आती है। ये कमरा काफी बड़ा, काफी आलीशान था, जहां पर वो ईवा से काफी बातें करने की कोशिश करती है। लेकिन अजीब बात थी, ईवा उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो लेडी मार्गरेट को खास और अपने आप को आम मानती थी। तब लेडी मार्गरेट उससे कहती है, मैं तो खुद अपने घर में सारे काम करती हूँ, किसी नौकरानी की तरह, तो मेरे और तुम्हारे दरमियान में कैसा फर्क? ईवा जवाब देती है, जो भी हो, आपका खानदान शाही है और मैं एक आम घराने से हूँ, हमारी दोस्ती कभी नहीं हो सकती। खैर, यहाँ पर मार्गरेट अब एलिजाबेथ के बारे में बातें करने लग जाती है, उनकी तारीफें करने लगती है कि कितनी अच्छी है, कितना मान सम्मान दे रही है, ये ध्यान दिए बगैर कि ईवा के हाव भाव उसकी बातों से बिल्कुल उल्टे हैं। ईवा कोई भी जवाब दिए बगैर उसे कमरे में छोड़कर निकल जाती है। जिसके बाद हम ईवा को रानी एलिजाबेथ के साथ देखते हैं। वो लोग अभी भी लेडी मार्गरेट के बारे में बात कर रहे थे। रानी एलिजाबेथ खुश थी इस चीज के लिए कि मार्गरेट एक शाही खानदान से है, और उससे भी अच्छी बात ये कि वो पवित्र भी है। अब उसके पवित्र या शाही खानदान से होने का रानी को क्या फायदा है, ये तो आगे ही मालूम होगा। इस सब के बाद ईवा रानी को कुछ चेहरे पर लगाने लग जाती है। ये किसी लाल रंग की लाली की तरह था।
ईवा ने पहले रानी के एक गाल पर ये लाली लगाई और दूसरे गाल पर लगाने से पहले वो डर गई क्योंकि वो लाली खत्म हो चुकी थी। ईवा डरते हुए जब रानी को ये बताती है कि वो सामान खत्म हो गया है तो रानी गुस्से से पागल हो जाती है और गुस्से पे काबू करते हुए ईवा से सिर्फ इतनी बात कहती हैं, तुम जानती हो इस चीज का खत्म होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और इसे लाने का काम तुम्हारा है। अब रानी कुछ और गलत ना कर दे, ईवा डरते हुए अपने हाथ पर लगी चोट जोर से दबाती है और उससे निकलने वाला खून लेकर रानी के चेहरे पे लगाने लगती है, जिससे हमें पता चला कि उस शीशी के अंदर भी जो लाल रंग की चीज थी वो भी खून ही था और रानी अपने चेहरे पे खून लगवा रही थी। ये सब काफी अजीब था, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं। उनके हाव भाव से ये सब आम लग रहा था, यहाँ तक कि रानी ने तो उस खून को अपने होठों पर भी लगा लिया। अगले सीन में हम लेडी मार्गरेट को रानी के साथ रात का खाना खाते हुए देखते हैं। लेडी मार्गरेट तो इतना सारा खाना देख के बहुत हैरान थी क्योंकि उनके घर अब खाने को भी बहुत मुश्किल से आता था। यहाँ तक कि उसकी 2 बहनों को मठ भेज दिया गया था ताकि उनके खाने पीने के खर्चे कम हो सकें। यहाँ रानी भी मार्गरेट की सेहत का ख्याल रखने को उसे कहती है और उसे हुक्म देती है कि तुमने ज्यादा से ज्यादा फल और शहद का इस्तेमाल करना है, जो कि खून बनाने और उसे शुद्ध करने में काम आता है। अब रानी एक नौकरानी को शहद लाने को कहती है, जो जब शहद मार्गरेट को देती है तो मार्गरेट ध्यान देती है कि उसके हाथ पर बहुत गहरे जख्म थे। मार्गरेट ने जब उससे पूछा, तुम्हें ये जख्म कैसे आए हैं, तो उसने घबराते हुए जवाब दिया कि रसोई में काम करते हुए उसे जख्म आ गए और ये बात मार्गरेट को उलझन में डाल गई। इतनी देर में रानी ने अपने कुत्तों को मार्गरेट से मिलवाने के लिए यहाँ बुलवाया, जो कुत्ते पालतू तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो कोई जंगली कुत्तों की तरह बर्ताव कर रहे थे। उन कुत्तों को देखकर मार्गरेट तो क्या, यहाँ की सब नौकरानियां भी डर रही थीं। लेकिन रानी सबको मजबूर करती है उन कुत्तों को अपने हाथ से खाना खिलाने के लिए। मार्गरेट इस महल में बहुत खुश थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि आने वाले कल में उसके साथ क्या होगा। वो यहाँ पर हर हाल में ईवा से भी दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन ईवा की पहले वाली ही जिद थी कि वो मार्गरेट से दोस्ती नहीं कर सकती क्योंकि वो दोनों बराबर नहीं हैं। खैर, अब ईवा के जाने के बाद मार्गरेट सोने के लिए लेट जाती है और आधी रात में उसे किसी के रोने की आवाजें आती हैं, जिसके बारे में वो बाहर निकल के जब ईवा से पूछती है तो ईवा उसे कहती है, कुछ नहीं, ये महल पहाड़ की ऊंचाइयों पे है तो अक्सर हवा की आवाज ऐसे ही लगती है, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। ईवा के तसल्ली देने के बावजूद भी मार्गरेट को कुछ अजीब लग रहा था, इसीलिए वो मोमबत्ती लेकर खुद जांच करने के लिए निकल गई और जहां से रोने की आवाजें आ रही थी उस दिशा में चलने लगी। जिस दरवाजे के पार से आवाज आ रही थी वो एक छत था। जैसे ही मार्गरेट छत के अंदर जाने लगी तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया, ये कहते हुए कि इस वक्त वहां जाना मना है। मार्गरेट को तो नहीं, लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि छत की दूसरी तरफ एक बहुत ही भयानक काम हो रहा था। एक लड़की को जंजीरों से बांधा गया था और उसके ऊपर शहद डालकर भूखे कुत्तों को उसके ऊपर छोड़ दिया गया था। देखने को मिलता है कि ये सारा नजारा ऊपर से रानी खुद देख रही हैं और ये देखते हुए उन्हें काफी मजा आ रहा है, जिससे हमें ये बात पता चली कि रानी ने सिर्फ अपने मन बहलाने के लिए वहां पर उस लड़की की जान को खतरे में डाला हुआ था। और ये रानी ने पहली बार नहीं किया था, बल्कि इस महल में पहले भी ऐसा बहुत कुछ होता रहा है। जैसे हमने कहानी के पहले सीन में भी देखा कि एक लड़की को एक मेज से बांधकर तड़पाया जा रहा था और इस तड़पन को देख देख कर रानी बहुत ज्यादा खुश हुआ करती थी। और उस लड़की के जख्मों को बार बार जो सी रहा था और काट रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद रानी एलिजाबेथ और उनकी खास नौकरानी ईवा थीं। और इस चीज से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि रानी एलिजाबेथ के हर ऐसे जुर्म में ईवा बराबर का साथ देती है। और इन सारी चीजों से साफ यही लग रहा है कि ये लोग मार्गरेट को भी ऐसे ही किसी घिनौने मकसद के लिए यहाँ लाए हैं। मार्गरेट तो इस बात से बिल्कुल अनजान है और वो अब ईवा को अपना दोस्त मानने लगी है। वो ईवा के हाथ पे जब जख्म देखती है तो फौरन उसके इलाज में लग जाती है, लेकिन फिर उसने देखा कि ईवा के हाथ पे एक नहीं बल्कि कई ज्यादा जख्म थे, जिनमें से कुछ तो सड़ भी चुके थे। यानी उन जख्मों में जहर फैल गया था जिसका इलाज लेडी मार्गरेट को नहीं पता था। इसलिए वो बस कहती है, तुम वैद्य के पास जाओ ना।
ईवा कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो जानती थी कि कभी भी रानी एलिजाबेथ उसे वैद्य के पास जाने की इजाजत नहीं देंगी। लेकिन मार्गरेट, जिसे रानी एलिजाबेथ के इस घिनौने चेहरे के बारे में अभी नहीं पता था, वो रानी एलिजाबेथ से जाकर विनती करती है कि ईवा को वैद्य के पास लेकर जाया जाए, और रानी उसे अच्छाई के झांसे में रखने के लिए उसकी बात मान भी जाती है। वैद्य के पास जाने से पहले मार्गरेट ईवा से सवाल करती है कि मैंने ध्यान दिया है यहाँ की हर नौकरानी के हाथ पांव या किसी भी जगह पे कोई गहरा जख्म है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सारी बदकिस्मत हों और अपने राप को चोट लगा लें? ईवा के पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो चुप रही और आगे बढ़ गई। मार्गरेट जितना ईवा का ख्याल रखने लगी थी, अब ईवा को भी मार्गरेट अच्छी लग रही थी। दिल ही दिल में वो ये सोचने लगी थी कि जैसा उसने बाकी लोगों के साथ किया, ऐसा वो मार्गरेट के साथ नहीं कर सकती। वो किसी भी हाल में मार्गरेट को यहाँ से भगाने का सोच लेती है, लेकिन ये सारा काम उसे रानी एलिजाबेथ से छुपकर करना था। इससे पहले कि वो कोई योजना बना पाती, रानी एलिजाबेथ उसे मार्गरेट को लाने का हुक्म दे देती है। और ये सुनकर ईवा खौफ से पागल हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि रानी एलिजाबेथ मार्गरेट को इतना जल्दी अपना शिकार बना लेंगी। वो कुछ सोचते हुए अब रानी के पास जाती है और मार्गरेट की जान बचाने के लिए रानी को समझाने लगती है और कहती है कि हम मार्गरेट के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मार्गरेट एक बड़े खानदान से हैं। बेशक उनकी पैसे की हालत अच्छी नहीं, लेकिन उनको लोग जानते हैं, और अगर मार्गरेट को कुछ हो गया तो जरूर उनके घर वाले आप पे सवाल उठाएंगे। ईवा की बात सुनते हुए रानी एलिजाबेथ उससे कहती है, तो इस सब की शुरुआत भी तुम ही ने की थी ना, और अब तुम खुद क्यों इन सब चीजों से घबराने लगी हो? सीन बीते वक्त में जाता है और हमें दिखाया जाता है कि राजा के मरने के बाद रानी बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी, दुख की वजह से, और उनकी बीमारी ने उनकी खूबसूरती को भी खा लिया था। और इसी वजह से उन्होंने बिल्कुल अपनी जान लेने का फैसला कर लिया, और तब उनके पास आई ईवा उनका ख्याल रखने के लिए। ईवा ने उन्हें हिम्मत दी, उनका ख्याल रखा, जिससे उनकी सेहत पहले से बहुत अच्छी हो गई। लेकिन अब उनकी खूबसूरती का भी मसला था, जो वो खो चुकी थी, और इस बदसूरती की वजह से वो उदासी में जाने लगी। और एक दिन जब ईवा ने गलती से उन्हें चोट पहुंचा दी, उनके बाल बनाते हुए बाल खींच दिए, तो रानी गुस्से से पागल हो गई और अपने पास पड़ी चीजें उठाकर ईवा को मारने लगी। उन्होंने ईवा को इतना मारा कि उसका सर फट के खून निकलने लगा, और खून के छींटे जाकर रानी के मुंह पे गिर गए। और जैसे ही उन छींटों को साफ करने के लिए रानी शीशे की तरफ मुड़ी, तो उन्हें वो छींटे साफ करते हुए लगा कि जैसे उनकी पुरानी खूबसूरती इस खून की वजह से वापस आ रही है। ये खून का रंग उनके मुंह पे बिल्कुल उनके पुराने निखार जैसा था। ये महसूस होने के बाद वो जैसे एकदम से ही उदासी से बाहर निकल आईं, और उन्होंने खून को ही किसी खूबसूरती बढ़ाने वाली चीज की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसे उनके लिए ईवा लाती थी, लड़कियों को तड़पा कर। और इसी खून की वजह से कुछ ही अरसे बाद एलिजाबेथ पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। उनकी खूबसूरती तो वापस आ गई थी, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए अब रानी और ईवा ने लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। अब रानी का मानना यह था कि मरते हुए लड़कियों को जितना ज्यादा तड़पाया जाएगा, उनका खून उनकी खूबसूरती के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इसी वजह से वो लड़कियों को बहुत तड़पाती थी। हर रोज वो लड़कियों को मारने और तड़पाने के नए नए तरीके ढूंढने लगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा काम उनका शौक बन गया। ईवा ना चाहते हुए अब रानी के साथ फंस चुकी थी। वो मार्गरेट को बचाना चाहती थी, लेकिन अब रानी का हुक्म था कि मार्गरेट को फौरन कमरे में लेकर आया जाए। अब रानी के कहने पर ईवा मार्गरेट के पास तो चली जाती है, लेकिन मार्गरेट को बचाने के लिए ईवा उसे सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे वो लोग लड़कियों को तड़पाकर उनका खून निकालते हैं। वो उसे जल्दी से इस महल से बाहर निकलकर रानी की सच्चाई सबको बताने को कहती है। ये सब बहुत अजीब था। मार्गरेट को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। ये सारा किस्सा, ये सारी कहानियां सुनने के बाद मार्गरेट को ईवा से ही डर लगने लगा, और वो ईवा की बात मानने के बजाय और ईवा के बताए रास्तों पर चलने के बजाय वो ईवा से ही दूर भागने लगी, और पहुंच गई उसी खास कमरे तक जहां रानी इस इंतजार में थी कि कब ईवा मार्गरेट को लेकर यहां पर आए और वो उसे तड़पाकर उसका शाही खून अपने मुंह पे लगाकर अपनी खूबसूरती को एक ही दम से कई गुना बढ़ा ले। यहां पहुंचने के बाद एलिजाबेथ मार्गरेट को पकड़ लेती है, और मार्गरेट को बचाने के चक्कर में ईवा खुद भी मारी जाती है। ना वो खुद को बचाने में कामयाब रही और ना ही मार्गरेट को। एलिजाबेथ इन दोनों को इतना तड़पाती हैं जितना वो कर सकती थी,
उन्हें ईवा का खून नहीं चाहिए था। ईवा को उन्होंने सिर्फ अपने मन बहलाने के लिए तड़पाया था। और इस सारे जुल्म के बाद मार्गरेट के साथ ईवा भी मर गई। अब वो मार्गरेट के खून से अपने आप को नहला रही थी, ये जाने बगैर कि उनके महल से कोई भाग गया है। एक लड़की जिसे मार्गरेट की तरह ही अभी यहाँ लाया गया था, उसे किसी तरह इस महल की सच्चाई पता चल जाती है और वो होशियारी से रानी एलिजाबेथ की वो किताब चुराकर इस महल से भाग जाती है, जिस किताब में रानी ने अपनी शिकार बनाई सभी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। ये किताब अधिकारियों को देने के बाद उन्होंने फौरन एलिजाबेथ को पकड़ लिया और इस सब के बाद पूरी दुनिया को रानी एलिजाबेथ की सच्चाई पता चल गई। उनके इन सारे बुरे कामों के जुर्म में उन्हें उन्हीं के कमरे में बंद कर दिया गया और उनके कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां भी बंद कर दिए गए। बस इतना सा दरवाजा खुला छोड़ा गया जिससे खाना ही अंदर जा पाता था। यहाँ पर रहकर भी रानी ने अपनी लत नहीं छोड़ी, खून से अपने आप को खूबसूरत बनाना नहीं छोड़ा, चाहे अब वो खून उनका अपना ही क्यों ना हो। वो अब अपने आप को तकलीफ देकर अपने आप को खूबसूरत बनाने लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि अब वो मरकर अपने पति के पास जाएंगी और उनके लिए उन्हें खूबसूरत होना चाहिए। फिर थोड़ा ही अरसा गुजरा और रानी लोगों को अपने कमरे में मरी हुई मिली। उनकी मौत कैसे हुई ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि ये कहानी असल है। इतिहास आज भी रानी को एक के बाद एक कत्ल करने वाली कातिल मानता है, क्योंकि कई साल तक वो लगातार खून करने में शामिल रही और आखिर में उन्हें इसकी सजा भी मिली।